तो सबसे पहले हम आज सिलेबस को 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? तो अगर हम और बड़ा कर दें सर दिख रहा है। इसमें जूम भी कर सकते हैं। हाँ, ये है ना? अब दिख रहा है? जी क्वेश्चन सर। नंबर 5 को देखिएगा। सर ये भी हो गया था। हो गया था ना? तो डॉक्यूमेंट 5 हो गया था। हाँ जी। 6 हो गया था। नहीं सर। नहीं सर। एंथोनी, हाँ, एंथोनी गिडिंग्स 12 थियराइजिंग इन्वॉल्व, ये थोड़ा गलत है, ये सोशल है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। सोशल थियराइजिंग इन्वॉल्व सिंगल हार्मोनेटिक, डबल हार्मोनेटिक, डायलेक्टिकल हार्मोनेटिक और हिस्टोरिकल हार्मोनेटिक। एंथोनी गिडिंग्स के बारे में आप सुने हो कभी? नो सर। एंथोनी गिडिंग्स एक बहुत ही गंभीर थिंकर थे। और एंथोनी गिडिंग्स के बारे में बोला जाता है कि अगर आपको सोशियोलॉजी समझना है तो एंथोनी गिडिंग्स की लिखी हुई किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो एंथोनी गिडिंग्स ब्रिटेन के थे और वो ब्रिटेन में काफी बड़े पोस्ट तक गए। और एंथोनी गिडिंग्स काफी सारे इम्पोर्टेंट बुक लिखे हैं, उसमें से सोशल थियरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी, ये आप लिख सकते हैं। 1987 में ये पब्लिश हुआ था। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी के ऊपर उन्होंने अपनी बात को लिखा। डिफेंस ऑफ सोशियोलॉजी, नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ये सब उनकी एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन। एंथोनी गिडिंग्स संरचनावादी विचारक माने जाते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। आप नोट्स अगर बनाना चाहे तो वो नोट्स भी आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म आपको पता है, जिसकी थोड़ी शुरुआत इमाम दुर्खिम से हुई थी। लेकिन डबल हार्मोनेटिक्स कहने का मतलब कि एंथोनी गिडिंग्स ने कहा कि अगर आपको सोसाइटी को समझना है तो सोसाइटी के दो चीज होती है जिसको हमें समझना जरूरी होगा। एक तो होता है स्ट्रक्चर और एक होता है एजेंसी, जिसको कहते हैं साधन, एजेंसी और संरचना, स्ट्रक्चर। और इसी एजेंसी और स्ट्रक्चर में एक तरह का ड्यूलिसिटी होती है। अर्थात एंथोनी गिडिंग्स मानते हैं कि एजेंसी और स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग नहीं। एजेंसी स्ट्रक्चर में होता है और स्ट्रक्चर एजेंसी में होता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के क्या एजेंसी होंगे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो महिलाएं जो इंडिपेंडेंट हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन के लिए काम करता है, वो एनजीओ जो वुमेन के लिए, दीज आर द एजेंसीज जिसके माध्यम से वुमेन्स मूवमेंट होता है। लेकिन एनजीओ अपने आप में एक स्ट्रक्चर भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप में स्ट्रक्चर भी है। तो एंथोनी गिडिंग्स अपने सोशल थियराइजिंग में डबल हार्मोनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। इसको हम एजेंसी और स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा यही ऑप्शन। देखो, हम एक क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन के बाद साथ हम एंथोनी गिडिंग्स को भी समझ लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अगर मैं समझाऊं एंथोनी गिडिंग्स के बारे में, तो एंथोनी गिडिंग्स जो है वो काफी बहुत अच्छी किताबें लिखी है। सबसे अच्छी किताब उनकी कैपिटलिज्म के ऊपर, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। ठीक है,
जो कई कई बार यूजीसी नेट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग distinguishes three components of life world: culture, society and personality? बताइए। Habermas. हाँ, बिल्कुल सही आंसर, हैबरमास। क्योंकि अगर आज आप वो अपना जो मैंने आपको बुक दिया था उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, 7th का डी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर एंथोनी गिडिंस का आया गिडिंस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलाइजेशन इम्प्लाइज, उनका एक रीजनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है, ऑप्शन है, द रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस नॉट ओनली अक्रॉस टाइम बट आल्सो स्पेस, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इज limited by region, a regional society starts influencing other society, the mainstream society acquires the features of regional society। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सी लग रहा है। सर डी लग रहा है। नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलाइजेशन का मतलब है रिप्रोडक्शन ऑफ relations not across time but also space। जब एंथोनी गिडिंस मॉडर्निटी को समझाते हैं और ग्लोबलाइजेशन को समझाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके मद्देनजर सोसाइटी में टाइम और स्पेस का कंप्रेशन होता है। टाइम स्पेस का कंप्रेशन का मतलब देखिए, इंडिया में मैच हो रहा है सुबह में और उस मैच को रात में ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। दोनों जगह ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, एक जगह दिन है एक जगह रात है। अमेरिका में मैच हो रहा है टेनिस का, इंडिया में हम लोग दिन में देख रहे हैं, वहां हो रहा है मैच रात में। तो ये जो टाइम स्पेस का कंप्रेशन हो गया, कैसे हुआ कंप्रेशन? विथ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं टाइम स्पेस कंपैरिजन। और जब ग्लोबलाइजेशन के एक प्रकृति को ये दर्शाते हुए एंथोनी गिडिंस कहते हैं, ये जो स्पेस का कंपैरिजन का मतलब, अमेरिका आप 24 घंटे में जा सकते हैं विथ स्पीड। स्पीड इज आल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट व्हिच डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन। स्पेस का कंप्रेशन का मतलब दूरी घट जाना। हाँ, और अमेरिका का वहां रात है और यहाँ दिन में मैच देखा जा रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये कंप्रेस हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंथोनी गिडिंस का। उसके साथ वो रीजनलिज्म की भी बात करते हैं, जिसमें वो रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशन के बारे में बोले जाते हैं कि नॉट ओनली अक्रॉस टाइम बट आल्सो स्पेस। हमारा जो रिलेशन है वो एक टाइम, काल और स्पेस, लोकेशन से डिफाइन होती है। तो ये रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है रिप्रोडक्शन। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को जब पैदा करते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बच्चा आने वाले जनरेशन को पैदा करेगा, वो बच्चा आने वाले जनरेशन को पैदा करेगा, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करती है, जैसे मैरिज। आपका बेटी है, वो कल किसी का बहू बनेगी, परसों किसी का माँ बनेगी, फिर उसकी बच्ची कल किसी का बहू बनेगी, परसों किसी का माँ बनेगी। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, जी सर। तो एंथोनी गिडिंस रीजनलिज्म के ऊपर रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशन की बात करते हैं कि सोशल रिलेशन जो है काल के साथ साथ स्पेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन में रिप्रोड्यूस होता है। ए आर देसाई
In defining nationalism, A.R. Desai is influenced by Lipset, E.H. Carr, M. Max Weber और अल्थुजर। A.R. देसाई आप एक मार्क्सिस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने किताब लिखी है इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, मार्क्सिस्ट तरीके से इंटरप्रिटेशन के साथ। तो A.R. देसाई के ऊपर किसका प्रभाव था? वेबर का सर। नहीं। एक आप किताब, बहुत ही फेमस किताब है, व्हाट इज हिस्ट्री, रिटन बाय E.H. कार। ठीक है, वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को कैसे समझा जाए। हिस्ट्री का मतलब केवल राजा महारानी रानी का गुणगान नहीं, हिस्ट्री का मतलब स्ट्रगल, पीपुल का संघर्ष, बहुत सारी चीजें। तो A.R. देसाई चूंकि मार्क्सिस्ट थे, तो इन तीनों में से जो है मार्क्सिस्ट थिंकर है E.H. कार, जिनका प्रभाव A.R. देसाई के ऊपर पड़ा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे E.H. कार। इसीलिए जब मैं आपको यूजीसी नेट का सिलेबस कराऊंगा, तो 3 चीज अगर आप किसी भी थिंकर का ध्यान में रखते हैं, यूजीसी नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। पहला, उस थिंकर का किस किस थिंकर के ऊपर उसके ऊपर किस किस थिंकर का प्रभाव है। जैसे इमाल दुर्खिम, इमाल दुर्खिम के ऊपर अगस्त कॉम्ट का प्रभाव था। अगस्त कॉम्ट है, उसके ऊपर हिगल का, सेंट साइमन का प्रभाव था। ठीक है, तो पहला चीज ये जानना है कि इस एक थिंकर के ऊपर प्रभाव किन किन थिंकरों का है। उससे ये पता चलेगा कि उस थिंकर का थॉट का, सोशल थॉट जिसको कहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टर है। फिर उस थिंकर का थॉट्स, है ना, जिसको हम कॉन्सेप्ट के मद्देनजर जानेंगे। और तीसरा जो चीज याद करने का है, वो है उस थिंकर के कंट्रीब्यूशन। तो पहले प्रभाव को जानेंगे, फिर उस थिंकर के थॉट को जानेंगे, और फिर उस थिंकर के कंट्रीब्यूशन को जानेंगे। तो आसानी से जो है थिंकर हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है A.R. देसाई किस तरह के किस आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। तो वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 10 में अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप, कोई भी थिंकर जिसको आप जानते हो, A.F. फ्रैंक, पैलेस्टीन, बहुत मुश्किल है ना, कोई बात नहीं। ये वेलेस्टाइन ने एक थियरी दिया था, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। तो डी में जो है वर्ल्ड सिस्टम थियरी हो जाएगा, यानी थर्ड डी का थर्ड है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। यूजीसी नेट हमेशा 2 क्वेश्चन गलत डालती ही है, हर साल उसका ये एक ट्रेंड रहा है। तो इसमें A.F. फ्रैंक जो है, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप की बात की थी। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप, ये फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जैसे ही 2 हो गया, तो हमेशा के लिए बाकी ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना, वालेस्टाइन ने वर्ल्ड सिस्टम थियरी दिया था। वालेस्टाइन ने वर्ल्ड सिस्टम थियरी दिया था, और डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप की बात जो है, वो कौन किया था? A.G. फ्रैंक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सारा लग जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू डीपी मुखर्जी। अब देखिए, अभी हमने कहा था ना, किसी भी थिंकर को समझना है तो उसका इन्फ्लुएंस, किस किस थिंकर के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा और उसका थॉट क्या है। अब डीपी मुखर्जी के थॉट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 11 नंबर। तो डीपी मुखर्जी चूंकि वो मार्क्सिस्ट हैं, तो अपने आप ये बात सही हो गई कि ही यूजेज द डायलेक्टिकल अप्रोच। ठीक है, ही कंबाइंस मार्क्स, डिल्टेज एंड वेदांताज अप्रोचेस। ये एक खास बात है। डीपी मुखर्जी ने कार्ल मार्क्स की बात को सुनते हुए, डिल्टे को जानते हैं, डिल्टे ने मेथडोलॉजी के लिए उसको वन ऑफ द बेस्ट थिंकर माना जाता है। डिल्टे ने साइंटिफिक मेथड का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एक थिंकर माना जाता है। और वेदांता का भी स्टडी डीपी मुखर्जी ने किया। तो जब डीपी मुखर्जी को हम पढ़ाएंगे तो वो अपने आप ये चीजें आएगी। दूसरा भी सही है। तीसरा है, ट्रेडिशंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये डीपी मुखर्जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डीपी मुखर्जी ने ट्रेडिशन को 3 पार्ट में बांटा। क्या क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मॉडर्निटी कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन। नहीं, मॉडर्निटी, ये स्टेटमेंट गलत है। मॉडर्निटी कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन नहीं। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, जिसको कहते हैं आधुनिकता और परंपरा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जैसे भारतीय समाज में किसी थिंकर ने कहा था, जब आप एक पैर आगे करते हो तो एक पैर आपका स्थिर होता है और दूसरा पैर आगे बढ़ता है। तो जो पैर आगे बढ़ता है वो है मॉडर्निटी, और जो पैर स्थिर होता है उसको कहते हैं ट्रेडिशन, उसको कहते हैं परंपरा। तो कभी भी भारतीय समाज में को दोनों आयाम के साथ हम समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें होगा डिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत था। ठीक है, और बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब देखिए, डीपी मुखर्जी के इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं कि डीपी मुखर्जी का अप्रोच क्या था। तो डायलेक्टिकल अप्रोच। डीपी मुखर्जी ने अपने सोशल थॉट बनाते समय मार्क्स, डिल्टे और वेदांता के से इलिस्ट्रेशन ड्रॉ किया। डीपी मुखर्जी ने ट्रेडिशन को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 भागों में बांटा। डीपी मुखर्जी एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे। तो आप देख रहे हैं, यानी हम 4 लाइन में 4 तरह के क्वेश्चन को याद कर पाए। यही एक तरीका होता है कम समय में ज्यादा तैयारी करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा, पॉपुलेशन के बारे में कभी आपने पढ़ाई की है? जी जी सर। सर। तो मुझे बताइए कि डेमोग्राफी होता क्या है? व्हाट इज डेमोग्राफी? व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ सर, ह्यूमन 2 पॉपुलेशन। वर्ड से बना है डेमोग्राफी। क्या? 2 वर्ड से बना है, 2 शब्द से। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। इसीलिए जब भी सोशियोलॉजिकल स्टडी होती है तो उसमें डेमोग्राफिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें बर्थ रेट है। एक और भी चीज है जिसको कहते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी
फर्टिलिटी का मतलब क्या है? जो चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड जन्म दर वगैरह होता है, मृत्यु दर, ये जन्म दर सब। जिसको कहते हैं चाइल्ड बियरिंग इन ए हम्म, कंट्रीज पॉपुलेशन। फिर हम्म, एक होता है क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ए गिवन ईयर। 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चों का जन्म होता है, क्रूड। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर एक होता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब जैसे 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग मरे एक साल में, है ना, तो मोर्टेलिटी कहते हैं। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी, फिर माइग्रेशन, फिर लाइफ एक्सपेंडेंसी। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पॉपुलेशन से। सोशल डेमोग्राफी एक पार्ट है। ठीक है, तो कई सारे थियरीज है, उसमें से एक डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थियरी भी है। देखिए आपको ये जो शेयर स्क्रीन किया है, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थियरी। क्या होता है डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थियरी? पेन कॉपी है तो उसको लिख भी सकते हैं आप। देखिए, सर नोट कर। हाँ, a thesis that links population patterns that links population patterns to a society's level। आप लिखो नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसको रिकॉर्डेड वीडियो को आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो एथेसिस दैट लिंक्स पॉपुलेशन पैटर्न्स टू ए सोसाइटीज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कहते हैं डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थियरी, है ना। जैसे जैसे सोसाइटी में जो है आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बच्चा खूब तेजी गति से पैदा हो रहा था, है। फिर एक समय आ गया जब बच्चे की संख्या, जन्म दर में कमी आ गई, है ना। और फिर जो है वो एकदम कमी आ गई, जिसको कहते हैं आज के डेट में वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चा पैदा ही नहीं करता है। बहुत सारे लोग कम बच्चा पैदा करते हैं। आप देखो, शहरों के लोग कम बच्चा पैदा करते हैं, गांव के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल थियरी है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी टू लो मोर्टेलिटी एंड लो फर्टिलिटी एंड लेटर लैगिंग बिहाइंड। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, हाई फर्टिलिटी का मतलब बढ़ना पॉपुलेशन, है ना। हाई फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी, ये गलत है। लो मोर्टेलिटी, नो मोर्टेलिटी टू हाई मोर्टेलिटी, ये गलत है। पहले हाई फर्टिलिटी है, फिर हाई मोर्टेलिटी टू लो मोर्टेलिटी। ये डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन ट्रेडिशनल थियरी है, जिसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप रट भी सकते हो। ठीक है, हाई फर्टिलिटी का, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का मीनिंग तो पता चल रहा है ना। जी सर। हाँ, बस इसको याद रखिए इसी तरीके से। Which of the following concept does not figure in Malthus theory of population? Arithmetical progression, positive checks, stable population और preventive checks। बताइए। पॉजिटिव हाँ, स्टेबल पॉपुलेशन। माल्थस के थियरी में स्टेबल पॉपुलेशन की बात नहीं है। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता है, पॉजिटिव चेक्स की बात करता है, प्रिवेंटिव चेक की बात करता है, लेकिन स्टेबल पॉपुलेशन की बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉपुलेशन वाली इसी तरह की। अब देखिए आ गया ना, क्रूड रेट, अभी जो हम आपको बता रहे थे। मैच द फॉलोइंग। क्रूड रेट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट का मतलब, बर्थ रेट का मतलब,
बर्थ रेट में जन्म दर सर, इन्फेंट हाँ, मतलब बस शिशु इसमें मृत्यु। एक ऑप्शन सही हो गया तो धीरे धीरे उसमें सारा ऑप्शन जो है उसका सही हो जाएगा। 14 का पहला, क्रूड रेट का मतलब है ये, द रेट ऑफ एनी डेमोग्राफिक इवेंट कंप्यूटेड फॉर एन इंटायर पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? ये है क्रूड रेट। सेकंड है जनरल फर्टिलिटी रेट। ये ऑप्शन होगा, ये है फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट। द नंबर ऑफ लीव्स बर्थ पर 1000 वोमेन इन 15 से लेके 44 साल के बीच और 15 से लेके 49 साल के बीच इन ए गिवन ईयर। ठीक है, 1000 महिलाओं में से 15 से लेके 44 साल के बीच में कितना बर्थ कर रही है, दैट इज जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज अंडर एज ऑफ वन ईयर पर 1000 लीव बर्थ इन ए गिवन ईयर, दैट इज। फिर लास्ट बचा बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब ये हो गया आपका द नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन एरिया, गिवन ईयर। ठीक है। अब ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। आज आप ये क्वेश्चन हमेशा यूजीसी नेट में 2 साल पे रिपीट होती है, तो आपको याद हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब, बर्थ रेट का मतलब, जी सर। जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में पॉपुलेशन पिरामिड की बात है। पॉपुलेशन पिरामिड रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिपेंडेंसी बर्डन, पॉपुलेशन पिरामिड की बात है। बर्थ एंड डेथ रेट, सेक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एजेस, अप्रोक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। इसमें जो है सारा होगा, जितना भी पॉपुलेशन पिरामिड में डिपेंडेंसी बर्डन भी होता है, बर्थ और डेथ रेट भी होता है, सेक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एजेस भी है, और अप्रोक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होता है। ये चारों चीज पॉपुलेशन पिरामिड में है। ये डायरेक्ट पॉपुलेशन पिरामिड का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। तो सोशल डेमोग्राफी का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो सोशल डेमोग्राफी के 50-60 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको 4 महीने लगेंगे समझने में डेटा। ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन से ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के और उसको रट जाइए। ठीक है। और बार बार अभ्यास करेंगे तो अपने आप रट याद हो जाएगा। 16 नंबर पे आइए। 1 से लेके 2 में आपको मिलाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड डेमोग्राफिकल बिहेवियर, ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले माल्थस जी है। तो माल्थस की किताब की बात, ये ऑथर है एक तरफ बुक है। माल्थस की किताब की नाम क्या थी बताइए? ये था इनका किताब का नाम, ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। याद रहेगा, ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो सी का सेकंड ऑप्शन नंबर 1 में है, एक सही है। अब उसी तरह इसमें से एक का भी नाम अगर आपको याद हो जाता है तो आप सही ऑप्शन लगा देंगे। माल्थस का किताब का नाम याद है, उसी तरह एक का जो है वो 4 हो जाएगा। ए बोस जो है वो फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपुल नाम की एक किताब लिखे थे। जेंडर इनइक्वालिटीज एंड डेमोग्राफिकल बिहेवियर जो है वो एस देसाई लिखे थे। ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन
ये माल्थस लिखे थे। रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन एंड इन इंडिया पॉपुलेशन, ये के श्रीनिवास लिखे हैं। ठीक है, ये 4 की किताबें बड़ी जरूरी है। किताबें याद करने का सीधा तरीका है कि आपको जैसे जैसे आप बुक और ऑथर कब नाम याद रहेगा, जब आप उसके कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे। ठीक है, फिर आ गया कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन, है ना। अब डेविएंस का मतलब क्या होता है बताइए। सर सी का ऑप्शन 1 होगा। हाँ, एनोमी का ऑप्शन 1। एनोमी तो मैं आपको बताया ही हूँ, लैक ऑफ सोशल नॉलेज। लैक ऑफ नॉर्म। तो लैक ऑफ नॉर्म सी का देखिए A1, सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में है ना। सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 17 का सी आंसर सही हो गया। देखिए निकिता, आपने 1 मिनट में आंसर सही कर दिया। ठीक है, डेविएंस का मतलब होता है नॉन कन्फॉर्मिटी। अब देखो, डेविएंस और क्राइम में फर्क है। जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है वो है क्राइम। क्राइम का मतलब कोई भी चीज जो लॉ के अगेंस्ट है वो है क्राइम। एक्ट दैट कंट्रावेंसेस द लॉ, लॉ के अगेंस्ट में जो भी कुछ होगा वो क्राइम होगा। डेविएंस जो है वो नॉन कन्फॉर्मिटी है। जैसे आप पापा जो है वो जो है वो आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, आप कहेंगे हम लव मैरिज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेविएंस, दैट इज नॉट क्राइम। क्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी के भी साथ शादी करें, लेकिन नॉन कन्फॉर्मिस्ट है आप अपने फैमिली के लिए। एनोमी, लैक ऑफ नॉट। एलिनेशन का मतलब सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट। सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट का मतलब है कि आदमी का आदमी से अलग हो जाना। जैसे मैं एक पेंटर हूं, मैंने एक पेंटिंग बनाई, लेकिन उस पेंटिंग को 1 लाख में किसी ने बेच दिया और मुझे जो है 500 रुपया मिल रहा है। तो आर्ट का आर्टिस्ट से अलग हो जाना, यही होता है एलिनेशन की। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा जो वर्कर जो है, वर्कर का जो प्रोडक्ट है, वर्कर का जो क्रिएशन है, क्रिएटर अपने क्रिएशन से अलग हो जाता है। फैक्ट्री में वो BMW बनाता है, लेकिन वो BMW के कार पे नहीं चढ़ सकता है। इसी को कहते हैं सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट, इसी को कहते हैं एलिनेशन। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई वो यही है, व्यक्ति अपने आप से दूर हो गया। टीचर जो है वो एक कमोडिटी बन गया, उसका पर घंटा उसका डिसाइड होता है आवर, और उस हिसाब से वो पैसे लेता है। कमोडिफिकेशन जिसको कहते हैं, कमोडिफिकेशन से जो है व्यक्ति का सेल्फ खत्म हो गया। वो क्रिएटिव नहीं, वो वही पढ़ाएगा जो यूजीसी नेट में आएगा। तो हम आपको अच्छी ज्ञान नहीं पढ़ा सकते हैं अभी, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको वही पढ़ाएंगे जिसमें आप यूजीसी नेट पास हो। ये भी एक तरह का मेरे लिए सेल्फ स्ट्रेंथमेंट है। तो कैपिटलिज्म के समय में हर लोग सेल्फ स्ट्रेंथमेंट है। वर्कर अपने प्रोडक्ट से, क्रिएटर जो है वर्कर लेबर अपने प्रोडक्ट से दूर हो गए। समझ में आ रहा है? जी सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हु among the following is associated who among the following is associated with the idea of risk society? सेकंड बताइए। ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल सही। इसका मतलब निकिता आपने पढ़ा है जो बुक हमने सेंड किया है ना, उल्रिक बेक, उसका एक रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्शन है। बहुत बढ़िया। 19 नंबर, इकोलॉजी मूवमेंट आर इमर्ज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपुल्स राइट टू सर्वाइवल। ये असर्शन है। रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीजेस
population increase is responsible for depletion of natural resources and environmental degradation. अब बताइए, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आपको? जी सर। लेकिन जो सेकंड है, रीजन जो है वो असर्शन का नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। जी सर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। एक तो जब इकोलॉजिकल मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज की बात हो रही है, बिल्कुल दूसरा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल मूवमेंट में पॉपुलेशन इंक्रीज एक फैक्टर है जिससे वो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, लेकिन वो होल और सोल रीजन नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको कंसेप्चुअल डिफरेंस लगे लेकिन स्टेटमेंट सही है, तो जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलकॉट पार्सन हैव मेंशन्ड पिलर्स ऑफ सिक रोल फॉर द पेशेंट। अब आपको मैं कल बताया था ना, गॉफमैन ने एसाइलम का स्टडी किया था और टेलकॉट पार्सन ने सिक रोल की बात की थी। सिक रोल का मतलब होता है जब इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो निकिता जो है, निकिता एक बीमार निकिता के रूप में अपने को फील करेगी उस हॉस्पिटल के स्पेस में। दैट इज कॉल्ड सिक रोल। जरूरी नहीं है कि निकिता को जो है वो कोई बीमारी है, लेकिन निकिता जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको टेस्ट लिखा, निकिता को एक तरह का रोल इंटरनलाइजेशन होगा जिसमें निकिता अपने आप को बीमार फील करेगी। तो टेलकॉट पार्सन सिक रोल, इसीलिए हम आपको बताए थे कल की मेडिकल सोशियोलॉजी में एसाइलम और टेलकॉट पार्सन, गॉफमैन और टेलकॉट पार्सन का दो कंट्रीब्यूशन तो फंडामेंटल है, उसके साथ ही आप सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन को समझ सकते हो। तो 20 नंबर का है, which of the following is the or the correct combination? Sick role is not personally responsible for being sick. ये गलत, ये सही है या गलत है? गलत है। Person is responsible for his or her sickness, बिल्कुल गलत है। The sick person is entitled to certain rights and privilege. ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है 20 का, वो सही लग रहा है। That is ये sick, find out the correct combination. The sick person is entitled to certain rights and privilege. The sick person must work to regain health by consulting a doctor. ये सही है। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर सिकनेस, इसको छोड़ के बाकी सारा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। द सिक पर्सन इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग हिज सिकनेस। सिकनेस का मतलब टेलकॉट पार्सन बताते हैं कि सिकनेस भी सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, बीमारी भी एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। फिर बाद में आप मिशेल फुको को पढ़ेंगे, वो भी इस बात को बताता है। दूसरा है द सिक पर्सन इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेज, ये भी सही है। द सिक पर्सन मस्ट वर्क टू रीगेन हेल्थ बाय कंसल्टिंग ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक रोल समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट है assertion और रीजन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस रिपीटली, इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट हैज बीन ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल रीजन जो है assertion की बात कर रहा है, ये डैनियल बेल्स ने कहा था। एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्थापना हुई। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्थापना कैसी हुई? देयर वाज ए मैरिज बिटवीन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन।
कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के बीच शादी हुआ, और उस शादी के बाद जो है एक नया तरह का समाज बना, एक नया तरह का दुनिया स्थापित हुई, जिसको हम आज मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तुमने मुझे फी दिया, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं मिले हैं, लेकिन रणधीर सर आपके लिए एक हमेशा के लिए टीचर रहेंगे, राइट। यूजीसी नेट क्लियर होगा, देन यू विल गिव ए काइंड ऑफ सम, चलो उनका एक अच्छा मेहनत था हमारे पीछे, राइट। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव बीन टेकिंग प्लेस रैपिडली, और रीजन भी सही है। तो 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए एंड आर इज करेक्ट, ठीक है। 22 नंबर पे आइए, who among the following did not favor hierarchization of knowledge? अब बताइए 22 नंबर। अब देखिए सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का ये क्वेश्चन आ गया। Foucault. नहीं, आप देखिए अगस्त कॉम्ट हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात नहीं करता है। थियोलॉजिकल सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी और पॉजिटिविस्ट सोसाइटी, ये है क्या? ये हायरार्की ऑफ नॉलेज है। हायरार्की ऑफ नॉलेज अगर आप देखेंगे, अगस्त कॉम्ट ने की किताब लिखी जिसको कहते हैं थियरी ऑफ नॉलेज। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैथमेटिक्स आया, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया, और फिर जाके सोशियोलॉजी आया। इसीलिए उसने कहा कि सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। सबसे पहले इंसान ने नंबर, डिस्टेंस पता किया, राइट। वो एक मैथमेटिकल चीज है, इसीलिए सबसे सिंपल जो साइंस है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ट वो मैथमेटिक्स है, और सबसे कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजी, क्योंकि इंसान को समझना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान का भाव स्वरूप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है, लेकिन मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, तो सारी समस्या का हल उस फार्मूला से हो सकता है, राइट। तो ये हायरार्की ऑफ साइंसेस, हायरार्की ऑफ नॉलेज जो है अगस्त कॉम्ट का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब आपने अगस्त कॉम्ट को नहीं पढ़ा है। आपको फिर से मैं बोलता हूँ कि अगस्त कॉम्ट को पढ़ी। मैक्स वेबर भी हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात करता है। प्री मॉडर्न सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता जाता है, सोसाइटी ज्यादा ज्यादा रैशनल होता जाता है। इसीलिए आप देखिए वेबर ने 3 तरह का अथॉरिटी की बात की थी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी और Goal oriented. हाँ Goal oriented. Third. नहीं, वो था ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटी। पहला जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पुराने समाज की बात थी। ट्रेडिशन, जैसे आप अपने माँ बाप को फॉलो करते हो, माँ बाप आपके लिए ट्रेडिशनल सोसाइटी है। जैसे मैं महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, या मैं भीमराव अंबेडकर को फॉलो करता हूँ, या मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ, तो भगत सिंह इज माई करिश्मेटिक पर्सनालिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी। अगर मैं संविधान को फॉलो करता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी को फॉलो करता हूँ। मैं स्टेट की कानून को फॉलो करता हूँ, तो मैं ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। तो मैं ये बता रहा हूँ, उसी तरह फूको भी जो है हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात किया हुआ है, राइट। वेस्टर्न सोसाइटी की हेजोमनी चलती है। काला इंसान कितना भी चिल्ला चिल्ला के बात को कहे तो कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन गोरा चिट्टा इंसान एक बार एक बात को बोलता है तो सारा लोग सुन ले। ये जो वेस्टर्न हेजोमनी है, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी है, इसी को तो मिशेल फुको ने समझाया कि ये जो जितने भी थिंकर हैं सब फॉरेन में पैदा लेके और पूरी दुनिया के जो है सोसाइटी का वर्णन किए हैं। ये उनका अपना वर्णन हो सकता है, पूरे समाज का वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए उसने चैलेंज किया। तो मतलब आप देख रहे हो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक तरीके से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, कॉन्सेप्ट है और उसका ऑथर है। रिस्क सोसाइटी, जैसे ही रिस्क सोसाइटी आया निकिता फिर से जो है बेक को लगाएगी।
तो बी का 1 जो है ए में है, तो ऑप्शन नंबर 23 का जो है ए सही हो जाएगा। सेक्सुअलिटी की बात मिशेल फुको ने है जो है सेक्सुअलिटी को समझाया था। हेबरमास का बहुत अच्छा किताब है कम्युनिकेटिव एक्शन, आप लिख सकते हैं। और हाइपर रियलिटी बॉड्रीलाल्ड का कॉन्सेप्ट है। हाइपर रियलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे टेलीविजन जो चीज आपको दिखाया वो चीज आप विश्वास कर लिए, लेकिन टेलीविजन अगर झूठा चीज अगर दिखाएगा तो भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूज एंकर ने किससे पूछा, उसके साथ न्यूज एंकर का क्या संबंध है ये आपको नहीं पता है। न्यूज एंकर का सवाल का जवाब आपको पता है, राइट? तो हाइपर रियलिटी का मतलब है कि एक न्यूज एंकर हो सकता है झूठी बात आपको दिखाए, आपको पता नहीं कि न्यूज एंकर का क्या सोर्स है उसके इंफॉर्मेशन का, लेकिन आपको जो परोसा जा रहा है आप उसको इमिटेट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड हाइपर रियलिटी। यू डोंट हैव एक्सेस टू द रियलिटी। जैसे राजस्थान, निकिता आप कहाँ की हो? चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ की हो, अच्छा। तो चंडीगढ़ में हो सकता है अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर को मार दिया, आईएएस ऑफिसर के बेटे को मार दिया गया। अब मीडिया उसको इस तरह से दिखाएगा कि हो सकता है कि वो केजरीवाल सरकार को कटघरे में लेके और दिखाए कि स्टेट ने इसके बच्चे को मारा है। आपको मानना पड़ेगा, आपको ये नहीं पता कि हो सकता है मीडिया झूठ दिखाओ। इसीलिए मीडिया की जो रियलिटी जो आप देख रहे हो और अपना रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाइपर रियलिटी, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू द ट्रूथ। जो चीज परोसा जा रहा है, और आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हाइपर रियलिटी है। कोई इंसान फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दिया, अब उसको तुमको ये नहीं पता कि वो उस पोस्ट की क्या सच्चाई, क्या गंभीरता है। तो हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट बॉड्रियाल्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है? समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। 24 नंबर पे आइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु among the following theorists sees contemporary society as death culture, with death being the paradigm of all social exclusion and discrimination? अब बताइए 24 नंबर यही है अभी जो मैं आपको समझा रहा था ना, हाइपर रियलिटी। ए वो ऑप्शन। हाँ, बॉड्रियाल्ड ये का ये ऑप्शन सर। बॉड्रियाल्ड का ये कॉन्सेप्ट कि contemporary socially and death of culture with death of being and paradigm of all social exclusion and discrimination। ये डायरेक्ट बॉडियाल का स्टेटमेंट है। बॉडियाल को मैं अगर किसी क्लास में आराम से पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। क्वेश्चन नंबर 25, who among the following was not specified as an objective of social development by the वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट? अब वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसमें इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को छोड़ के बाकी सारी चीज, चाहे वो पीपुल्स एम्पावरमेंट हो, पीपुल इनिशिएटिव हो, या स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटीज ऑफ पीपुल जिसको कहते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये तीनों चीज जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट का भाग रहा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहा है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को छोड़। इसीलिए कुछ कुछ जो अधिवेशन है, जैसे डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, 2011 का डेटा है, इसको आप कंठस्थ करके रखिए, राइट? जैसे ही, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल रह जाते हैं, 4-5 सवाल जो है, तकरीबन 20-22 नंबर का सवाल जो है यूजीसी नेट में डायरेक्ट डेटा से होता है, ठीक है? तो 2011 का डेटा और जो फैमिली प्लानिंग का डेटा, कुछ कुछ डेटा जो है एमएचआरडी का डेटा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा आप देखेंगे, वो पहले वाले पेपर में भी आपको हेल्प देगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया, नैक की रैंकिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा एनआईआरएफ रैंकिंग में लेके आया। तो आपको एक इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है
उसके प्रति आपको एक रुझान डेवलप करना होगा, और जैसे ही वो रुझान डेवलप हो जाएगा आप यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का 3 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। 26 नंबर में आइए। 26 नंबर में क्या है, मैचिंग है, प्रोग्राम्स और ईयर। अब देखिए इस तरह का सवाल यूजीसी नेट में हमेशा पूछ लिया जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी, नेशनल लिटरेसी मिशन कब बना। ठीक है, तो इसमें कोई भी आप बता सकते हैं 26 नंबर में आपको पता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सबको पता है कि 86 1986 में आया था। ठीक है, और सर बी 1988 लिटरेसी वाला है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2001 में आया था डियर। और बताइए नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था? 1988 सर। 1988 में? मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन जब भी कंफ्यूजन होता है तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो। चौथा, ये तो मुझे पता है, डी नंबर जो है नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, ये तो आ गया। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल लिटरेसी मिशन, आई थिंक मुझे लगता है 26 का डी ऑप्शन ही सही होगा। सही सही आपने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, ये तो सबको पता है। ठीक है, और मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था ना, क्योंकि मुझे वो इन्वायरमेंट वाला आ रहा था। नहीं, सही है। ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन, ये आया था आपका 1988 में आया। जी सर। 1988 हो गया। और नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये 2002 में आया 2 था। में आया। गुजरात का इंसिडेंट मुझे याद है। और फिर ये लास्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ आ गया। ठीक है, तो याद रहेगा नेशनल एजुकेशन मिशन 1986, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट, ये जो है 2001 याद। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताइए। सर पंचायती राज वाला है। हाँ, पंचायती राज है इसमें। सर फिर ई कॉमर्स यूएनडीपी। 73rd अमेंडमेंट में सबसे बड़ी जो खास बात ई है वो है, गवर्नेंस। नहीं मैं डियर, वुमेन्स एम्पावरमेंट का। जितना भी मुखिया का चुनाव में हर राज्य को 30%, 33% जो है सीट रिजर्व होता है, और कई सारे स्टेट में जैसे बिहार में तो 50% रिजर्वेशन तक मिला पंचायती इलेक्शन में। तो 73rd 27 का जो है पहला तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट भी एक बहुत बड़ा वो अपना आयाम मानती है। इसको कहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन लाया कि औरत जो है, जो घर में दुखी रहती थी, वो पहले तो वो मुखिया पति और पति के रूप में काम कर की, लेकिन बाद में उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो काफी सारे लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ। फिर सेकंड का द ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट जो है बी, ये ई गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये कई बार यूपीएसआई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट याद रहेगा, ई गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बताइए। सर यूएनडीपी होगा ये। यूएनडीपी, जी सर। हाँ सही बात है, ये यूएनडीपी हो गया। अब लास्ट बचा सेल और परचेज ई ऑफ कॉमर्स। गुड्स और सर्विसेज थ्रू इंटरनेट,
ये हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो आसानी से आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट याद रहेगा क्योंकि जी इससे सर। बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक में? नो सर। आप देख रहे हो इसका क्या फायदा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से? बहुत सारे क्वेश्चन आसानी अभी आपने तकरीबन 60-70 जो है वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है विद इन 1 आवर। सर करंट अफेयर से मुझे लगता है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके करंट तो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह सब जो है वो पढ़ते रहिए, ये जी सर, यूपीएससी के करंट लिए पढ़ते बड़ा हैं। लाभप्रद है। 28 नंबर में आ जाइए। द इंटर सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस इन एवरीडे लाइफ इज द कोर एरिया फोकस बाय फिनोमेनोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट, कल्चरल प्लुरलिस्ट और ह्यूमन इकोलॉजिस्ट। 28 का बताइए। ह्यूमन इकोलॉजी। नो, ये है फिनोमेनोलॉजिस्ट। मैं आपको बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट। बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है, ये जो ह्यूमन इकोलॉजिस्ट आपने बताया ना इशिका, निकिता, ये ह्यूमन इकोलॉजिस्ट अर्बन सोशियोलॉजी में आप पढ़े होंगे, जी सर। है ना? तो वो इंटर सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस की बात नहीं करता है। इंटर सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस की बात फिनोमिनोलॉजिस्ट करता है। कॉन्सियसनेस पहले समझिए कि दुर्खिम जो है कॉन्सियसनेस को समझता है कि सोसाइटी के वजह से इंडिविजुअल के अंदर कॉन्सियसनेस होता है, ना कि इंडिविजुअल के अंदर सोसाइटी को कॉन्सियसनेस देने की योग्यता होती है। समझ रहे हैं? तो जो भी चीज है वो इसीलिए इमाम दुर्खिम ने कहा सूझ नड़ी। हर चीज जो भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में सोशल फैक्ट के रूप में एग्जिस्ट करती है। और सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस है जो समाज के द्वारा आपके अंदर दिया जाता है। जैसे आपकी भाषा, योर लैंग्वेज इज सोशल फैक्ट, योर रिलीजन इज सोशल फैक्ट, योर फैमिली इज सोशल फैक्ट, एवरीथिंग दैट यू हैव in terms of relation, in terms of social structure, in terms of right. फिर एक होता है सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस जिसमें सेल्फ की बात होती है, जो गॉफमैन और वगैरह सब ने कहा था, राइट? वो आपकी सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस होता है। इंटर सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि दोनों चीज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच की कड़ी। जैसे प्रेमचंद्र की किताब को आप पढ़ रहे हो गोदान को, तो प्रेमचंद्र ने जो बात कहा था और प्रेमचंद्र के का जो समाज था, आज जो आप प्रेमचंद्र को पढ़ के समझ रहे हो, दैट इज योर इंटर सब्जेक्टिविटी, राइट? चूंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मर गया है। प्रेमचंद्र ने जिस का जो समाज था वो भी खत्म हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी, और प्रेमचंद्र भी खत्म हो गया है, लेकिन प्रेमचंद्र के ज्ञान को आप दुनिया को समझ रहे हो, दैट इज और इंटर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इंटर सब्जेक्टिव का मतलब मेडिएटरी, है ना? जैसे मैं दुर्खिम को आपको समझा रहा हूँ, तो दुर्खिम का जो नॉलेज है मैं आपको समझा रहा हूँ दुर्खिम को, दैट इज इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज। क्योंकि दुर्खिम आपको नहीं समझा रहा है, दुर्खिम यहाँ जिंदा है नहीं ना। दुर्खिम की किताब भी बहुत पुरानी लिखी जा चुकी है, लेकिन रणधीर कुमार गौतम के मद्देनजर से आप समझ गए, दैट इज कॉल्ड इंटर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये फिनोमिनोलॉजिस्ट का एक पर्सपेक्टिव, ठीक है, याद रहेगा। फिनोमिनोलॉजिस्ट को हम पढ़ाएंगे, तो मे बी कल इस फ्राइडे को हम फिनोमिनोलॉजी की पढ़ाई करेंगे, तो आपको कुछ नोट्स भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not correct about Peter Berger and Thomas Luckman's understanding of knowledge? देखिए, अब कल ही हमने इस दोनों की एक किताब की बात की हुई थी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहला है, they are unconnected with validity of knowledge, that is which of the following, ये तो करेक्ट है। सेकेंड है, they are deeply
कंसर्न अबाउट द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल गलत बात, ये बात जो है बिल्कुल गलत बात। दे आर कंसर्न विथ द प्रोसेस थ्रू विच एनी बॉडी ऑफ नॉलेज गेट रिकॉग्नाइज एज रियलिटी, ये सही है। दे फोकस नॉट अपॉन द सोशल फैक्ट बट अपॉन क्रिएटिंग मीनिंग, क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ सोशल मीनिंग इन ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सही। अब देखिए पीटर बर्जर और लकमैन ने किताब कल मैं बताया था जिसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो वो दे आर बोथ लकमैन एंड पीटर बर्जर आर नॉट कनेक्टेड विद द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। वो कहता है कि नॉलेज की वैलिडिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारी नॉलेज कंस्ट्रक्टेड है। तो आप किस पर्सपेक्टिव से नॉलेज को प्राप्त कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। आपका पर्सपेक्टिव अलग है तो नॉलेज अलग होगा। जैसे मार्क्स ने दुनिया को अलग तरीके से देखा, दुर्खिम ने दुनिया को अलग तरीके से देखा, मैक्स वेबर ने दुनिया को अलग तरीके से देखा। क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यू डोंट सी विथ योर आईज, you see with your perspective, right? And perspectives varies society to society, individual to individual, paradigm to paradigm, theory to theory, right? तो ये बात तो समझ में आया कि वैलिडिटी का नॉलेज उसका कंसर्न नहीं। दे आर डीपली कनेक्टेड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल गलत बात है। तो स्टेटमेंट है कि कौन सा पीटर बर्जर और लकमैन ने कौन सा बात गलत कहा, तो यही बात गलत कहा है। इसका एक बात याद करने वाला है, इसको लिख लीजिएगा और मन करे तो सदा के लिए याद रखिएगा। लकमैन एंड बर्जर आर कंसर्न विद द प्रोसेस थ्रू विच एनी बॉडी ऑफ नॉलेज गेट रिकॉग्नाइज्ड एज रियलिटी, राइट? एंड दे फोकस नॉट अपॉन द सोशल फैक्ट्स लाइक दुर्खिम बट अपॉन द क्रिएशन ऑफ सोशल मीनिंग। हम किस तरह का मीनिंग अटैच करते हैं। ये जो चेयर है हमारे लिए अलग होगा, आदिवासी के लिए अलग होगा, right? How we attach meaning to particular object, that is very important for understanding social action, right? तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट जो है सिर्फ गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is concerned to be the tripartite pillars of Suge theory of phenomenological sociology? सूज आपको याद होगा, सूज सी ऑप्शन, क्या बोली थर्ड का? थर्ड ऑप्शन। देखो सूज ने सबसे पहले लाइफ वर्ल्ड की बात की थी, याद रखना चाहिए। लाइफ वर्ल्ड का मतलब कि आप की दुनिया, जैसे आपका लाइफ वर्ल्ड क्या होगा, आपके इर्द गिर्द लोग, आप किस तरह के प्रोफेशन को फॉलो करते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी दिनोचर्या में किस किस लोगों से आपका इंटरेक्शन है, दैट इज योर लाइफ वर्ल्ड। तो दुर्खिम वो सूज जो है फिनोमिनोलॉजिस्ट है, वो तीन पिलर बताया सोशल थियरी को समझने का। पहला लाइफ वर्ल्ड, दूसरा इंटर सब्जेक्टिव और तीसरा नेचुरल एटीट्यूड। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इंटर सब्जेक्टिव, लाइफ वर्ल्ड और कल्चरल वर्ल्ड की बात नहीं किया, नेचुरल एटीट्यूड की बात। तो याद रखना चाहिए, ये हमेशा कभी कभी पूछ लिया जाता है, लाइफ वर्ल्ड, इंटर सब्जेक्टिव और नेचुरल एटीट्यूड। ये इंटर सब्जेक्टिविटी को हम किसी और क्लास में अच्छे तरीके से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी? अभी हम जिसकी, अब देखो सूज यहाँ भी है और सूज यहाँ भी हो जाए, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडर सूज फिनोमिनोलॉजी के संस्थापक। कई बार यूजीसी में एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट भी किया जाता है, इसीलिए जब क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, हो सकता है कई बार आंसर आप बहुत सारे क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में मिल जाए। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, select the correct alternative about Habermas reconstruction of Marxism. क्वेश्चन नंबर 32 में
Habermas alternative, correct alternative about Habermas reconstruction of Marxism. देखो मार्क्सिज्म कल ही हमने बताया था कि जितने भी क्रिटिकल स्कूल के थिंकर हैं वो मार्क्सिज्म के साथ समझे कि मार्क्स की जो प्रिडिक्शन था कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होगा वो क्यों नहीं हुआ, तो उसमें कल्चरल इंडस्ट्री का प्रभाव है। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट उसके कंट्रीब्यूशन से एंगेज होके बात कर रहे थे। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन है पर्पसिव रैशनल एक्शन इंस्टीड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है कि सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे फैमिली, रिलीजन, पॉलिटी, लॉ, इस तरह का। तो पहला तो ये बात सही लगती है। फिर दूसरा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इंस्टीड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यस, हेबरमास ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात की थी सुपर स्ट्रक्चर की जगह। सोसाइटियल मोड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इंस्टीड ऑफ क्लास कंसिस्टेंस, ये भी बात सही है। क्लास कंपटीशन इंस्टीड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये गलत, यानी चार को छोड़ के ये तीनों ऑप्शन सही है। हेबरमास ने पर्पसिव एक्शन की बात की थी, रैशनल एक्शन की बात की थी, जब वो सोशल एक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। सुपर स्ट्रक्चर समझती हो क्या होता है निकिता? सर किसी मतलब चीज को खड़ा करना। नहीं, मार्क्स ने कहा था कि जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसा इकोनॉमी होता है, जैसा इकोनॉमी होता है वैसा ही समाज का फैमिली होता है, रिलीजन होता है, पॉलिटी होता है, एजुकेशन होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये है सुपर स्ट्रक्चर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है बेस स्ट्रक्चर। जैसा इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, फ्यूडलिज्म का समय में फैमिली की फ्यूडोक्रेसी होगी, कैपिटलिज्म के जमाने में फैमिली में भी कैपिटलिज्म यानी न्यूक्लियर फैमिली होगा। इसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जो है वो कल भी हमने पढ़ाया था। अल्फ्रेड सूज, सॉरी, कौन सा वो थिंकर था जिसको हम कल पढ़े थे, जिसने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात की थी? कौन सा थिंकर है जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात करता है? अल्थुजर, याद रखने का। अल्थुजर भी यही बात किया था कि आइडियोलॉजी जो है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी तरह हेबरमास भी पर्पसिव सोशल एक्शन को देखा सुपर स्ट्रक्चर की जगह, सिंबॉलिक इंटरेक्शन को देखा सुपर स्ट्रक्चर की जगह, और सोसाइटियल मोड ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा क्लास कॉन्सिस्टेंस की जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। थर्ड नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग थकने लगे हो तो नहीं सर। निकिता थकने सर लगे का हो? बाकी ठीक है, चूंकि हाँ जी। हम देखो बच्चे, चूंकि कोई भी बच्चा जब मेरे से रिक्वेस्ट कर लेता है कि सर मुझे पढ़ना है, तो मैं कोई ना कोई टाइम निकालता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी बिजी, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू कोऑपरेट मी। मैं आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे ना, इजी हो जाएगा आपके लिए, आसानी तरीके से। आप फिर एग्जाम में बैठोगे तो आप याद करोगे अरे सर तो सही बोल रहे थे, ये तो 20 क्वेश्चन तो हमें पता भी नहीं था, वो भी हम सही करके आ गए। इसका एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है यूजीसी नेट में। रिपीट दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ करके रिपीट होता है, वो 10% होता है। 60% जो है वो कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशन होता है। जैसे हेबरमास का क्वेश्चन यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन की है, अब 4 क्वेश्चन में हमने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि आप 40 क्वेश्चन अगर हेबरमास के इर्द गिर्द बन सकता है, आप चुटकी में सॉल्व करके आ जाओगे।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिवाइज करें हाँ, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे। और जैसे कल आप लोग भी एक थिंकर के ऊपर आप बिल्कुल मेरे से प्रश्न पूछो। हमने अगस्त कॉम्प की बात की थी, आज आपने हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात भूल गए। इसका मतलब आपने अगस्त कॉम्प को गहरा से पढ़ा नहीं। तो मैं कल हम लोग आप बताइए कौन से थिंकर को आप पढ़ के आना चाहती हैं जिसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करें। सर थोड़ा डिफिकल्ट थिंकर पढ़ा दो पहले। बताइए कौन सा डिफिकल्ट थिंकर आप पढ़ना चाहेंगे। बताओ। कल जो थिंकर आप पढ़ना चाहेंगे मैं उसको पढ़ाऊंगा। मुझे बताइए कौन सा थिंकर पढ़ना चाहिए। सर मैं आपको डेट की फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। अच्छा, आप ग्रुप में मुझे लिख हाँ के दे देना कि सर आई हाँ वांट जी टू स्टडी दिस। क्योंकि जी सर। देखो हमें तो काबिलियत है, लेकिन अगर आप जिस तरीके से बुक जो मैंने आपको सेंड किया है उस बुक में क्लासिक, क्योंकि बहुत सारे थिंकर को पढ़ने के लिए पुराने वाले थिंकर को समझना जरूरी है। अब जैसे हेबरमास को मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर अगस्त कॉम्प क्लियर नहीं है, मैक्स वेबर क्लियर नहीं है, कैलकॉट पार्सल क्लियर नहीं है, मैक्स वेबर क्लियर नहीं है, तो आप हेबरमास को नहीं समझ सकते हो। क्योंकि हेबरमास की जो सोशल थियरी है वो इन सारे थिंकर से होके गुजरती है, राइट। So that is why systematization is very important. So I urge you to study as much as you can. चूंकि आप मास्टर कर चुके हो चंडीगढ़ में, आप हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो इसको ठीक है। आप मुझे बताना कौन सा थिंकर आप पढ़ना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट वीक से हम एक इंडियन थिंकर को भी डेली पढ़ेंगे ताकि हम सिलेबस को और भी जल्दी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख थैंक सकते यू हैं। सर। और आप भी अपने फ्रेंड को, और भी जो फ्रेंड है उसको भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले इसका, ठीक है। और थोड़ी सी मेरी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी। जी तो थैंक यू।